हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों से, जो अब संभवतः अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के वीडियोस देखकर खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अब वीडियो देखने बैठ गए होंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत का पहला पाठ। कौन सा है? पूस की रात। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। करेंगे हम इसी का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आशा करती हूं कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर वाला वीडियो भी देख लिया होगा। देख लिया तो अब हम करेंगे इसमें कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम पुनः प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की ओर, कुछ उनके खास पहलुओं की तरफ चलेंगे और कहानी को एक बार जानेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं जो हमने पहले नहीं किए। ठीक है, तो आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आप बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ सकें। फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, कुछ भी इस पाठ से यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर चुटकियों में दे सकें। चलिए तो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। जन्म 31 जुलाई सन 1880। कब हुआ? 31 जुलाई 1880। निधन 8 अक्टूबर सन 1936। तो 1880 से 1936 आपका जीवन काल, महज 54 वर्ष की उम्र। जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम धनपत राय। आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से, उर्दू में भी नवाब राय नाम से लिखा है। माता पिता आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय। शिक्षा 1910 में इंटर, 1919 में बीए। वृत्ति प्राइवेट ट्यूशन, अध्यापिकी, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो ये रहा आपका जीवन परिचय। साथ ही साथ संपादन भी किया। कौन कौन से संपादन किया, कौन कौन सी आपकी पुस्तकें हैं जिनका आपने संपादन किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। ये चारों याद रखिएगा हमेशा। कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि प्रेमचंद जी के संपादन में कौन सी पुस्तक आती है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का संपादन प्रेमचंद जी ने किया है। तो अब याद रखिए, मर्यादा माधुरी, मामा से हो गया, मर्यादा माधुरी, जागरण, हंस। प्रमुख कृतियां तो आपने ऐसी लिखी हैं, कृतियां तो आपने ऐसी की हैं जो विश्व प्रसिद्ध रही हैं। चाहे वे कहानियां हो, चाहे वे उपन्यास हो, चाहे वे निबंध हो। अब देखिए, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान आदि मौलिक उपन्यास। तो ये जो लिखे हैं बेटा, ये सब के सब हैं उपन्यास। जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, ये हैं उनके उपन्यास। और लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 खंड में हैं। अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां, विविध प्रसंग, 3 खंड संकलित और अनेक अनुवाद भी किए हैं। तो आपने हिंदी और उर्दू में कई रचनाएं की हैं। उर्दू में आपने नवाब राय के नाम से रचना की है, हिंदी में प्रेमचंद के नाम से, और मूल नाम आपका धनपत राय। ठीक है, और जानते हैं लेखक के बारे में। हिंदी के महान साहित्यकार, कथाकार, लेखक मुंशी प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। हिंदी साहित्य में अनूठा योगदान देने में प्रेमचंद जी का नाम सर्वोपरि है, अग्रणीय है। तभी तो यहां लिखा है कि विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। कहने का तात्पर्य कि न केवल आपको भारत में ही जाना जाता है, न केवल आपका भारत में ही नाम लिया जाता है बड़े सम्मान के साथ, बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रेमचंद जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है।
प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। आपकी रचनाएं हमेशा कृषक समाज पर आधारित हैं। हमेशा आपने ऐसी रचनाएं की हैं जो शोषित वर्ग है, जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, जिसकी तरफ सामान्य जन देखना तक नहीं चाहता। आपने उन सभी को अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का एक प्रमुख हिस्सा बनाया, ताकि हम सबको आसानी से पता चल सका कि आपकी जो रचनाएं हैं या समाज में जो व्यक्ति हैं वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। हमने सुना था किसान दिन रात मेहनत करते हैं, ना वो सर्दी देखते, ना गर्मी, ना बरसात, मतलब हर ऋतु में वे पूरी तरह से मेहनत करते हैं। लेकिन आपने ये कहानी के माध्यम से दिखाया, हमें महसूस कराया कि मेहनत कैसे की जाती है और किस तरह से किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खेतों की रखवाली करता है पूस की रात। बेटा यही है इस पाठ का नाम। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी हैं। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि हम ये नहीं कह सकते कि अब प्रेमचंद के पाठों को क्यों पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। बेटा आप खुद थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अपनी विगत कक्षाओं में आप सोचिए कि क्या आपने कक्षा 11वीं में पहली बार प्रेमचंद जी का नाम सुना? नहीं, बिल्कुल आपने उत्तर दिया नहीं, क्योंकि सच में ऐसा नहीं है। आपने विगत कक्षाओं में भी प्रेमचंद जी की रचनाएं पढ़ी हैं और प्रेमचंद जी का नाम लेते ही कोई ये नहीं कहता कौन, क्या, अच्छा प्रेमचंद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी नाम सुना है। ऐसी आती है ना हमारे कि हम ये नहीं कह सकते बेटा क्या आप लोगों ने प्रेमचंद का नाम सुना है। ये प्रश्न ही गलत है। कक्षा 11वीं में जो बच्चा आ गया है वो प्रेमचंद जी से भली भांति परिचित है ना? ठीक है, तो प्रेमचंद जी का नाम और प्रेमचंद जी की जो रचना है वो 1880 से 1936 के दशक में जो रचनाएं की गई हैं उनके द्वारा, तो वो आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी समाज में किसान की स्थिति दयनीय है। एक कक्षा में यदि 30-40 विद्यार्थी हैं, टीचर या शिक्षक अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, परिचय ले रहे हैं, बताइए बेटा आज मेरी पहली कक्षा है, अपना अपना परिचय दीजिए। आप सब खड़े होंगे, आपको बताना है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी क्या करते हैं और आप कहाँ रहते हैं। 4 बातें पूछी कक्षा में टीचर ने, तो अब बच्चा क्या कहेगा? एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, मेरा नाम मान लो कह दे राहुल मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम दीनदयाल मिश्रा, मेरे पिताजी मान लो व्यवसायी हैं, है ना, इंजीनियर है, कुछ भी। और दूसरा कहे मेरा नाम गोपाल, मेरे पिताजी एक किसान हैं। वो किसान कहते हुए हिचकिचाएगा। क्यों? ये इसमें उसकी गलती नहीं है बेटा, गलती है हम सभी समाज वालों की, जो किसानों को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, जो किसानों को देखते हैं अच्छा किसान है, ओहो किसान ही तो ठहरे, इस तरह का रवैया किया जा रहा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि वे हमारे अन्नदाता हैं। समझ में आया? तो उनकी मेहनत, उनके परिश्रम, उनकी लगन, उनके समर्पण को दर्शाती ये कहानी पूस की रात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम कर रहे हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आज भी ये प्रासंगिक हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदलते हुए और समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, जहां प्रजा का कानून या प्रजा का शासन प्रजा के लिए, ठीक है।
कहने का तात्पर्य है कि जनता के द्वारा चुना गया, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो यहां पर इस तरह के पाठों की आवश्यकता है। तो अब हम चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से कहानी शुरू होती है। एक ऐसे किसान से मिलते हैं जो हमेशा, मतलब सिर्फ एक हल्कू की बात नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकमात्र हल्कू जो इस पाठ में आया है किसान, सिर्फ एक हल्कू नहीं है। ऐसे कई अनगिनत किसान हैं जो जीवन भर पूंजीपतियों के, जमींदारों के कर्जे तले दबते जाते हैं, पिसते जाते हैं और कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से जिसका नाम है हल्कू, जो पूस की अंधकारमय रात, पूस की ठिठुरती हुई रात में खुले आकाश के नीचे लहलहाते खेत में सिर्फ एक चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ है। उसकी हालत देखने पर भी हमें, मतलब यदि हम उसकी तस्वीर भी देख लें, अभी तो सोचने पर भी हमें ये लग रहा है कैसे रहा होगा वो। तो ये किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है भारत में। उस स्थिति का वर्णन प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है, जो कोई कोरी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है, हकीकत है, जीवन की यथार्थता है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया है। कहानी, कविताएं केवल मनोरंजन के लिए होती थी। पहले कहानियों का प्रयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता था कि क्या करें, ना टीवी, ना रेडियो, ना मोबाइल, कुछ नहीं था। उस समय कहानियां मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। लेकिन प्रेमचंद जी ने कहानियों को मनोरंजन से कहीं ऊपर ले जाकर जीवन के सच्चे अर्थों से जोड़ा, कहानियों को सार्थक किया, जिससे हम सबको समाज की वास्तविकता का पता चल सके। प्रेमचंद जो महान साहित्यकार कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर उस युग के जीवन, समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता और अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता समझ रहे हैं बेटा, छुआछूत और अनगिनत मध्य वर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचने के लिए प्रेरित किया। न केवल उन्होंने शिक्षा को शिक्षा से जोड़ा, बल्कि समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का कार्य किया। एकमात्र इकलौते ऐसे हिंदी के रचनाकार जिन्होंने जीवन की वास्तविकता के आधार पर कहानियों की रचना की और हम सभी की आंखों पर जो पट्टी छाई हुई थी उसको हटाया कि जागो और देखो क्या है किसानों की स्थिति। हमें जो अन्न देते हैं अन्नदाता, आज वे दयनीय स्थिति में हैं। वे अपने कर्ज से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से जिसका नाम है हल्कू, बहुत गरीब, अत्यंत निर्धन। उसने आया है हल्कू के लिए, जो कि किसान है, अत्यंत गरीब किसान, ठीक है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कम्मल के लिए जमा किए, ठीक है। वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। जो 3 रुपए उसने मजूरी करके, मजूरी तो जानते हो ना, किसी का काम करके आ जाना, किसी का यहाँ वहाँ काम करके आ जाना, काम के बदले कुछ पैसे दे देना। तो इस तरह से उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए थे ताकि वो सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके। लेकिन ये 3 रुपए भी अब उसके हाथ से जा रहे हैं। अपनी दीनता, अपनी गरीबी के तले वो दबा जा रहा है। वो समझ रहा है कि ये गरीबी तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। अब ये गरीबी कभी उबर नहीं सकता, इस गरीबी से वो जानता था।
पूस की अंधेरी रात। एक बार फिर मैं आपको बता दूं बेटा कि हिंदी महीने जो रहते हैं उनको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आप सभी से मैं यही कहूंगी कि आप लोग इन हिंदी के महीनों के नाम याद कर लीजिए और बिल्कुल टंग पर होना चाहिए, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, चैत्र। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आप सबको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है चैत्र, दूसरा होता है पहला होता है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, जेठ भी कहते हैं इसको, आषाढ़, आषाढ़ होता है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों भी कहते हैं तो भादों ही लिखेंगे हम, भादों, कुंवार, कार्तिक, कातक भी कहते हैं इसको, अगहन, 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 पूस, माघ, फागुन। ठीक है, कितने हो गए? गणपूस, माघ, फागुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 महीने। तो ये हिंदी के महीनों के नाम हैं। चैत्र में फसल कटती है और हिंदू नव वर्ष चैत्र की गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है। वैशाख और जेठ में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, जब सूरज ऐसा लगता है जैसे आग के गोले बरसा रहा हो। आषाढ़, सावन, भादों में बरसात होती है। कुंवार, कातक, अगन में सर्दी। ठीक है, और मतलब कुंवार से शुरू हो जाती है, दीपावली से हम शुरू करें तो पूस, अगन पूस में खतरनाक भयंकर वाली सर्दी होती है। इसी पूस की रात की बात की जा रही है यहाँ पर, पूस की अंधेरी रात। ये जो महीना है ना पूस का, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। माघ और फागुन, फागुन में तो आपको पता ही है होली का त्यौहार रहता है, बसंत पंचमी भी आती है। तो ये जो महीने हैं वो आपको याद रखना है। बिल्कुल इसी तरह से चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कातक, अगन, पूस, माघ, फागुन, ऐसे आपको याद होना चाहिए। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। पूस की अंधेरी रात, कड़कड़ाती ठंड, दांत किटकिटाने वाली सर्दी, आकाश में तारे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तारे भी ठिठुर रहे हों। हल्गू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, और नींद आए भी कैसे। सर्दी इतनी है कि वे सो नहीं पा रहे हैं और सर्दी से बचने का कोई उपाय नहीं। हल्कू के साथ हल्कू का कुत्ता, जो अपने मालिक से बेहद प्यार करता है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबर, जाड़ा लगता है। जबरू, कहीं जबर कहीं जबरा, कुछ भी कहता था। जाड़ा लगता है, जाड़ा तो समझते हो ना, जाड़ा मतलब सर्दी। कहता तो था घर में पुआल पल रेटर है, तो यहाँ क्या लेने आया, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। अब हल्कू अपने कुत्ते से बतिया रहा है और कह रहा है कि मैंने कहा था कि तू घर में रह। किसने कहा था तू मेरे साथ खेत में आ, इस खुले आकाश में, अब खा जाड़ा। किसने कहा था तू मेरे साथ आ, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। क्या लगा था तुझे कि मैं खेत पे आकर हलवा पूरी खाऊंगा? अब देख ले, ठंड खा, इस कड़ाके की ठंड खा और रो अपनी नानी के नाम पर। इस तरह से हल्कू ने अपने कुत्ते से बातें की। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गए। अब कूकू कू कर रहा था बेचारा सर्दी, लेकिन मालिक ने जब उसको 10 बातें सुना दी तो वो समझ गया। कुत्ता वैसे भी बहुत समझदार प्राणी होता है, बहुत वफादार प्राणी होता है, बहुत भावनात्मक प्राणी होता है, जो अपने मालिक के लिए अपनी जान हंसी खुशी के साथ दे देता है। तो जब उसने देखा कि मालिक को शायद मेरी आवाज़ से नींद नहीं आ रही है, तो जब मालिक ने 10 बातें सुनाई तो वो चुप हो गया और सर्दी लगती रही, लेकिन वो समझ रहा था कि शायद मालिक मेरी कूकू के कारण सो नहीं रहा है। उसकी श्वान बुद्धि ने ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ। अब उसे लगा कि देखो मेरे कहने पर जबरा चुप हो गया, तो उसने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ। क्यों तू जाड़ा खाता है मेरे साथ साथ, घर में रहना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उहूं तो फिर भी एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका यह खेती का मजा, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं
भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। अब वो अपनी स्थिति और उन जमींदार पूंजीपति रईसों की तरफ इशारा करता है कि एक मैं हूं जिसके लिए इस कड़ाके की सर्दी से बचने का कोई उपाय नहीं है, और कुछ वो हैं भागवान जो इस सर्दी में भी, मतलब कि सर्दी उनके पास जाने से डरती है, गद्दे, रजाई, कंबल, सब कुछ, सबका सुख चैन ले रहे हैं, जिनको महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये सर्दी का महीना है। तो उनके लिए उसने कहा है भागवान। भागवान मतलब हाँ, और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। समझ गए आप कि उनके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, सर्दी से बचने के इतने साधन हैं कि सर्दी भी वहां से गर्मी खाकर भाग आए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। ये इस तरह से बेचारा हल्कू अपने मन की बातों को कह रहा है, और यही कह रहा है कि देखो हम करें काम और मजा कोई दूसरे लूटे। ये है तकदीर, ये है उनके किस्मत। वे ही हैं भागवान जो आराम से लेटे हैं घरों में। अब हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। चिलम, हुक्का चिलम रहती है ना वो, जिसमें कुछ आग माग डाल के कुछ करते हैं, तो उस चिलम की बात की जा रही है। साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि इससे जाड़ा तो भगेगा नहीं, हाँ चलो समय तो कट जाएगा। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू ने जबरा से कहा, चल अच्छा तू आता ही है ना मेरे साथ, आ जाना, आज और जाड़ा खा ले, कल मैं यहाँ पर पुआल बिछा लूंगा, तो उसमें तू घुसकर अच्छे से बैठना, फिर जाड़ा ना लगेगा। अपने प्यारे कुत्ते को उसने समझाती हुई कहा कि तू आज जाड़ा खा ले, कल मैं यहाँ पर पुआल बिछा दूंगा। पुआल एक प्रकार की घास होती है, इस तरह के छोटे छोटे पौधे रहते हैं जो घने से रहते हैं, उनको बिछा देते हैं। जो गरीब रहते हैं, जो निर्धन रहते हैं, जिनके पास सर्दी से बचने का कोई उपाय नहीं रहता, वो इस तरह के प्राकृतिक जो साधन रहते हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे एक सूखी घास हो जाती है ना, भूसे पर कुछ चादर मादर बिछाकर भी सो जाते हैं ताकि सॉफ्टनेस महसूस हो, तो ये भी होता है। अब जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। अब हल्कू सोच रहा था कि अब मैं सो जाऊंगा, अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, चिलम मिलम पीली है, जबरू भी मेरे पास आ गया, शायद अब सो जाऊंगा। लेकिन खतरनाक भयंकर ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड, दांत किटारने वाली ठंड ने उसको सोने ना दिया। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। पिशाच मतलब क्या होते हैं? राक्षस टाइप। जब किसी तरह से ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और इसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला हो। अब लेखक ने यह साफ साफ लिखा है कि कुत्ते की देह से, देह मतलब शरीर, दुर्गंध मतलब बदबू। लेखक ने स्पष्ट किया है कि कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उस समय हल्कू को दुर्गंध महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसे जाड़ा इतना भयंकर लग रहा था कि उस जाड़े से बचने के लिए उसको, मतलब उसने जबरू को अपनी गोद में लिया और कुछ थोड़ी सी उसको राहत मिली। यहां उसको यह समझ में नहीं आया कि उसको दुर्गंध आ रही है या बदबू आ रही है, कुछ भी नहीं सोच पाया। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। जबरा को भी बड़ा अच्छा लगा कि मालिक ने उसे अपनी गोद में ले लिया, और वहीं दूसरी तरफ हल्कू भी अब अच्छा महसूस कर रहा था कि दोनों अब एक दूसरे के साथ थे। ठीक है, हाँ, अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। यहां पर अभिन्न मित्र
जो खुद से अलग ना हो। अभिन्न मित्र मतलब एकदम पक्का वाला फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, जो एक दूसरे से कहते हैं ना भाई एक ही थाली के चट्टे भट्टे, जो भी कुछ होगा हम साथ साथ जिएंगे मरेंगे, यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी। ठीक है, तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो अभिन्न मित्रता बताई है उन दोनों के बीच में, और साथ ही साथ आत्मीयता की भावना लेखक ने बताई है, ये काबिले तारीफ है। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उधर कुत्ता मतलब जबरा भी अपने मालिक के निकट था, वो भी बहुत सुकून महसूस कर रहा था, और हल्कू भी अपने जबरा को अपनी गोद में लेकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे यही सुख है। लिखा है बेटा यहाँ पर कि उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, मतलब उसकी आत्मा सच में प्रसन्न थी। जो शायद जिसके पास सुख संपत्ति भौतिक वस्तुएं भी होंगी तब भी उनके पास इतना सुख महसूस नहीं होगा, ऐसा सुख वे दोनों महसूस कर रहे थे एक दूसरे का साथ पाकर, जबरा और हल्कू। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। अब जबरा बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि उसे मालिक ने अपनी गोद में उठाया। अचानक, वैसे भी हम जानते हैं कि कुत्ते जो है बहुत अच्छे से आभास कर लेते हैं, उनमें एक अद्भुत क्षमता परमात्मा ने दी है जो हम मनुष्य जिसे भांप नहीं सकते वो उसको भांप लेते हैं, अंदर की भावना को समझ जाते हैं, व्यक्ति की नीयत क्या है उसको समझ जाते हैं। कभी भी किसी जैसे कोई गुजर जाता है निकल जाता है तो नहीं भौंकेंगे, अच्छा खासा आदमी निकलेगा तो वो भौंक जाएंगे क्योंकि वो उसे अंदर तक ताड़ जाते हैं कि किस प्रवृत्ति का है। भगवान ने उसे एक अद्भुत क्षमता दी है जो हम मनुष्य जिससे वंचित हैं। तो अब जैसे ही उसने वो आहट सुनी तुरंत बिल्कुल जाने लगा वहां। अब सर्दी वर्दी उसका क्या बिगाड़ सके क्योंकि उसके मालिक ने उसे गले से लगा लिया। एक अपूर्व शक्ति का उसने अनुभव किया, स्फूर्ति का। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्गू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया। कहा कि अरे जबरू आजा आजा, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति पूरी तरह से वफादार था। ये हम सब जानते हैं कि कुत्ता सबसे वफादार प्राणी होता है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। हार, हार का अर्थ होता है खेत, ठीक है। एक हार मतलब पराजय, एक हार मतलब गले में पहने जाने वाला हाथ, और दूसरा हार मतलब पराजय, ठीक है। और हार मतलब खेत भी कि चलो हार चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर वो भौंकता रहा। एक भी क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। वह अपने मालिक के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। अब हम देखते हैं और आगे। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। अब ठंडी रात तो थी, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। ऐसा लगा जैसे हवा ने भी अपना निर्दयी रूप दिखा दिया। एक तो वो ठंडी से वैसे ही सिकुड़ रहे थे और अब हवा और चलने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? ओ, सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पैर भर से ऊपर रात बाकी है। सप्तऋषि देखे कि अभी तो वो ऊपर नहीं चढ़े, इसका मतलब कि अभी बहुत रात बाकी है और इस तरह से ये रात और कैसे काटी जाए। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। अब देखिए अब क्या चल रहा है। उसने दूर दृष्टि दौड़ाई तो वहां पर उसे आमों का बगीचा दिखाई दिया। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू के मन में एक विचार आया कि चलकर हम चलते हैं और पत्तियों को बटोरते हैं, उनमें आग लगाते हैं, आग का अलाव जलाएंगे, अलाव में तापेंगे। अरे वाह, फिर तो वो बस कोई
अब यहाँ पर रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो ऐसा, अच्छा वो ये भी सोच रहा है जाऊं या नहीं जाऊं। यदि रात को मुझे कोई पत्तियां बटोरते देखेगा तो क्या सोचेगा, लगता है कोई भूत आ गया, लेकिन भाई मैं तो जाऊंगा, सर्दी से बचना है, कौन जाने कोई जानवर छिपा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया, दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबलू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापेंगे, ठांडे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी टांठे, ठीक है, अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप 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 नीचे टपक रही थी और जो सर्दी को और अधिक बढ़ा रही थी। अचानक एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। मेहंदी के पेड़ आपने देखे हैं? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमने देखे हैं, मेहंदी को बांटकर हमने बचपन में अपने हाथों में भी लगवाया है, अपनी दादी से, अपनी मम्मी से। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने अपनी आंख जमीन पर रखी, पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया, हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में ठंड को जलाकर वह भस्म कर देगा, ये सोच भी रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। अलाव जो पत्तियां थी वो बहुत इकट्ठी हो गई, अलाव जलने लगा और उसकी जो लौ थी वो बहुत ऊंचाई तक जा रही थी। ठीक है, उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ऐसा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ अंधकार था। यह प्रकाश एक ऐसा लग रहा था जैसे बहुत, समुद्र तो बड़ा ही है ना, समुद्र में एक नाव हिलती डुलती अकेली चली जा रही है। यहां पर लेखक ने बहुत ही अच्छी उपमा दी है अंधकार और समुद्र की। ठीक है, हल्कू अलाव के पास सामने बैठा ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैलाकर दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सो कर, मैं तो तुझसे नहीं डरने वाला, तू कितना मुझे डराएगी, चल डरा, मैं भी देखता हूं तू कितना मुझे ठिठुरती है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने कूकू करके मानो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी ऐसा जवाब दिया। पहले से उपाय ना सूझी, नहीं तो इतनी ठंड ना खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। अब क्रीड़ा करने की सोची, खेलने की सोची, चल अच्छा अपन यहां पर चलते हैं। और दोनों पहले हल्कू उस अलाव को फांदता है, जैसे अलाव यहां जल रहा है, इस तरफ हल्कू है और अलाव को इस तरफ से कूदता है। ऐसे ही जबरा ने भी कोशिश की। यह कहता हुआ उछला, अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, वह कोई बात ना थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा, अलाव के इस पार आ गया। वाह, पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। मतलब अब पत्तियां थी, ऐसा तो है नहीं कि पत्तियां बहुत देर तक जलती ही रहे, जली, बहुत ऊपर तक लौ भी उठी, लेकिन अब बुझ गई। थोड़ी सी आग उनमें बची हुई थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती तो उसके आलस से दबाया जाता था। अब उसको ऐसा लग रहा था कि बस मुझे यहां से नहीं हिलना, कहीं नहीं जाना। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चल रही, उनके चबाने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसे ऐसा लगा, हल्कू को एक बार एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद खेत में कोई चल रहा है,
लेकिन उसने कहा जबरा तो चला गया है ना, यदि खेत में कोई होता तो जबरा के होते, भला खेत में कोई नहीं रुक सकता। नहीं नहीं, मुझे शायद मेरे कानों को भ्रम हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, फिर सोता रहा। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। वो पूरी तरह से, अब उसको पता चल चुका था कि शायद खेत में जानवर चल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो अब ना जाने के लिए आश्वस्त हो गया था कि मैं ना जाऊं, मैं नहीं हिल रहा अब अपनी जगह से, चाहे कुछ हो जाए। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो, ऐसे। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। फिर वह बुझते अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। हल्कू उठ गया जैसे तैसे। अब उसने अपने आप से मतलब हिम्मत की कि चलो उठ जाते हैं, चलते हैं। जा भी रहा था, आगे बढ़ा, लेकिन अचानक से फिर हवा का झोंका आया। अरे भैया अब नहीं जा रहा हूं मैं, तो फिर से वहीं रुक गया और वहीं बैठ गया। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। कर्म ना करना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो अकर्मण्यता ने जबरू के जैसे पांव में बेड़ियां डाल दी थी और वो चाहते हुए भी अब नहीं जाना चाहता था कि चल रही है ना, गाय चल रही है, खेत चरो, चर ही जाने दो, आप चाहे जो, मैं ना उठूं। तो अकर्मण्यता ने उसके मतलब रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। वो चाह कर भी अब नहीं उठ पा रहा था। उसी रात के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी कह रही, क्या सोते ही रहोगे तुम, यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी हल्कू की पत्नी है। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारी मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। हल्कू ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि तुझे खेत की पड़ी है, मैं तो आज मरते मरते बचा हूं। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि बता नहीं सकता। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो बेचारे में प्राण ही शेष न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। हल्कू खेत के उजड़ जाने के बाद भी, अपनी फसल के पूरी तरह से बिछ जाने के पास भी उसको कोई चिंता नहीं थी। उसे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता छलक रही थी। क्यों? हाँ, उसने चैन की सांस ली कि अब रात रात भर कड़ाके की ठंड में यहां रुकना तो नहीं पड़ेगा। खैर, जो हुआ ठीक हुआ। आइए अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की तरफ जो इस पाठ से संबंधित हैं। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलने से आप क्या समझते हैं? तो इस पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसमें दया ना हो। निर्दयी कहता है, निर्दयी है बिल्कुल, जिसमें दया ना हो। पूस की रात में एक ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था, उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। एक तो रात पूस की थी, चारों तरफ अंधकार, कड़ाके की ठंड, ऊपर से हवा का झोंका। उसको ऐसा लग रहा था जैसे हवा को भी दया नहीं आ रही है बेचारे पर, जो इस तरह से बह रही है। अभिप्राय है कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ जा रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचल जाने से मतलब यह था कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहा था। अगला प्रश्न है, हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा? अब देखिए, हल्कू और मुन्नी, आपने दोनों के बारे में सुना। हल्कू प्राप्य समझता था हर एक कर्म को कि भाई जो कुछ है ठीक है, जैसा है ठीक है, हाँ जो किस्मत में है वो हो ही जाए।
इस तरह का हल्कू था। लेकिन मुन्नी यही करती थी कि तुम ये जो मेहनत मजूरी करते हो, खेतों में दिन रात अपने आप को झोंकते हो, फिर भी तुम्हें क्या मिलता है? अरे ऋण तक नहीं चुका पाते हो तुम महाजन का, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं खेती करूं, मैं खेती करूं। कुछ नहीं होने वाला इस खेती से, इससे अच्छा तो तुम मजूरी करो। तो दोनों में एक मतलब विपरीत विचारधारा के थे वे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उनके मन में अपने कर्म के प्रति, या यूं कहें कि एक दूसरे की चिंता तो थी। जैसे कि उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन। ठीक है, दोनों के चरित्र में एक समानता है और कुछ असमानताएं भी हैं। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में, हर एक परिस्थिति में जीना जानता है, हर एक परिस्थिति से समझौता करना जानता है और अपना दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। वहीं मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव झलकता है। वो समझती है कि जो कुछ है वो केवल हमारी किस्मत नहीं है, किस्मत को बदला जा सकता है। हम ऐसा नहीं है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम सिर झुकाकर बस उसको सहते रहें, कभी विरोध भी करना चाहिए। तो मुन्नी जो थी वो विद्रोह स्वभाव की थी। हल्कू जो था वो सोचता था जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी किस्मत है। तो आप बताइए कि आप किसको ज्यादा समझदार मानते हैं? तो यहां यदि हम बात करें, ठीक है, कि हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता जिसमें तन ढकने और वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब ना हो। बिल्कुल हम मुन्नी से सहमत है भाई, मैं तो मुन्नी से सहमत हूं। क्या आप मुन्नी से सहमत हैं? बताएं, क्या आपको लगता है कि मुन्नी की विचारधारा सही थी? हल्कू की समझौता परस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगा और हम उससे सहमत भी हैं। क्या आप मुन्नी से सहमत हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? ठंड इतनी खतरनाक, बर्दाश्त से बाहर, ऐसी ठंडक में, ऐसी ठंडी में तो कोई घर से बाहर भी निकलना ना पसंद करे। और ऐसी ठंड में, दांत की किटकिटाने वाली ठंड में, सिर्फ एक जाड़, एक मतलब चादर ओढ़कर खेत में रखवाली करने बैठा है बेचारा हल्कू, साथ में उसका जबरा। तो अब क्या उसने किस तरह से सामना किया? कौन सा हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा कि किस तरह से हल्कू ने जाड़े का सामना किया था? कौन से प्रसंग को इस उत्तर में लिखा जा सकता है? बताइए। जबरा और हल्कू दोनों ठंड से सिकुड़ रहे थे, ठिठुर रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ठीक, लाख कोशिशें करने के बावजूद जब हल्कू ठंड से बचकर सो नहीं पाता है तो वह वहां से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे की तरफ चला जाता है। आम के बगीचे की तरफ क्यों? क्योंकि पतझड़ का मौसम था, पत्तियां गिरी बिखरी पड़ी थी। उसके दिमाग में एक मतलब तरीका आया कि अरे वाह, सूखी पत्तियां, क्यों ना वहां जाकर हम पत्तियों को इकट्ठा करें और उसमें आग लगाएं और अलाव तापें। जल्दी से उसने अरहर के खेत में से अरहर उखाड़ी और उसका बनाया झाड़ू और पहुंच गया आम के बगीचे की तरफ। उसने अरहर के पौधों की झाड़ू बनाई, उसी झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर पत्तियों को बटोर कर जमा किया। जब बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा हो गईं तो उसमें आग लगा दी और उसी अलाव की आंच में तपकर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वह ठंड का सामना करता है। मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? भाई खेती और मजूरी, खेती जिसके पास है उसको किसान कहते हैं, मजूरी जो करता है उसको मजदूर कहते हैं। तो किसान और मजदूर में किसका ओहदा बड़ा लगता है आपको? बिल्कुल सब यही कहेंगे भाई किसान। किसान अपने आप में एक मालिक होता है, मजदूर तो बेचारा दूसरों के, कभी इसके घर जाना, कभी उसका ये काम करना, इधर उधर काम करते भटकता है और जो सामने वाला पैसा दे दे उसको ले लेता है। किसान अपने आप में एक सम्मान की बात है।
लेकिन यदि हम बात करें इस तरह के किसानों की जो प्रेमचंद जी ने दर्शाई है स्थिति, और ये स्थिति ऐसी थी कि जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, बहुत कम लोगों तक शिक्षा पहुंच पाई थी, और जो शिक्षित हो गए थे वो समाज को अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहते थे और जकड़ रहे थे। अनपढ़ अशिक्षित किसानों की जमीनों को अपने नाम करवा लेते थे धोखे से, चालाकी से, और उन पर ऐसा कर्ज लाद देते थे कि उनके बाप का कर्ज उनका बेटा, उनके नाती पोता सब चुकाते चुकाते मर जाते थे, लेकिन कर्ज कभी चुक नहीं पाता था, ऋण कभी नहीं चुक पाता था, ऋण से ऊ ऋण वे कभी नहीं हो पाते थे। अब ऐसे में किसान सही कि मजूरी सही? तो अब तो ऐसे में लग रहा है कि भाई मजूरी ठीक है, कम से कम ऋण से तो ऊ ऋण रहेंगे। ऋण का जो रहता है ना बेटा विलोम शब्द, वो रहता है उऋण, याद रखना, ये होता है उऋण। हम कहते हैं ना कि भाई हम किसके ऋण से उऋण कभी नहीं हो सकते। हाँ, हम कभी भी अपने माता पिता और गुरुजनों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है, वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है, उसकी नजर में खेती और मजूरी में बहुत बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहां तहां काम करता हुआ भटकता है वह मजूरी है। तो मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा मालगुजारी देनी पड़ रही है। हमारी खेती है और हम ही मालगुजारी भी दें, हम ही लगान भी दें और सामने वाले के सामने जी हजूरी भी करें, तो ऐसी किसानी से क्या मतलब? ऐसा मालिकाना हक किस काम का जो हम 2 वक्त की रोटी भी ना खा सके? इससे अच्छा तो मजूरी कर ले, ऋण तो नहीं होगा, कर्ज तो नहीं होगा, और इसके लिए कर्ज देना पड़ता है जिससे उबरना मुश्किल। मजूरी करने पर यह झंझट नहीं, इसलिए हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है कि तुम खेती छोड़ो, मजूरी करो। अब एक कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। जबरा के लिए तो यहां हम तालियां बजाना चाहेंगे कि सच में जो कुत्ते के बारे में हमने कथा या कहानी सुनी थी वो वास्तव में एकदम सच है कि जो जबरा या कुत्ता रहता है वो वफादार प्राणी रहता है। इस पाठ में भी लेखक प्रेमचंद जी ने जबरा को बहुत ही मजबूत, जबरदस्त बताया है। पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र है जबरा, मतलब मानव के अतिरिक्त एक पात्र और है जिसका नाम है जबरा, जो कि हल्कू का प्यारा कुत्ता है। एक दूसरे दोनों को आत्मा से चाहते हैं, अभिन्न मित्र की भांति हैं। क्या हुआ? कहानी में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वहीं रहता है। दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध इस कहानी में दिग्दर्शित हैं। दोनों एक दूसरे के मनोभावनाओं को भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक ओर हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रत्युपकार की भावना से जबरा भी अपने स्वामी की हित रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर रहता है। जबरा ठंड की परवाह किए बिना भौंकता चला जाता है नील गांव के झुंड को, ऐसा मतलब भौंक भौंक कर अपनी ऐसा पस्त हो जाता है। फिर भी उसके मन में यह नहीं आता कि अब बस बहुत हो गया। वो अपने मालिक के प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखता है, समर्पण का भाव रखता है। तो जबरा की भूमिका इस पाठ में बहुत अच्छी है, और बिल्कुल जबरा का यहाँ पर भूमिका देखते हुए हमें तेरी मेहरबानियों का वो काला कुत्ता ही याद आता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है तो वह ठंड की परवाह ना करके छतरी के बाहर आकर देखने लगा। जबरा के जीते जी हल्कू को कुछ बिगड़े ये संभव कहां। जबरा अपनी मालिक के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने वाला था, और ऐसा यहां दिखाया भी है और ऐसा यहां होता भी है। ये नहीं है कि भाई कहानी में बढ़ा चढ़ाकर बात की हो, अतिशयोक्ति बात की। कहानी में वास्तविकता को दर्शाया है, कहानी सार्थक है, तभी तो प्रेमचंद जी की कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? इस संदर्भ में कहानीकार ने ठीक ही कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी दिखाई देती है, जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़ खेत पर नहीं जाता, जबकि जबरा खेत पर पहुंचकर नील गायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वामी भक्ति एवं
कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जबरा, जबरदस्त, बिल्कुल कह सकते हैं कि जबरा भी एक हीरो की भांति, एक नायक की भांति इस कहानी में रहा है। और जबरा को जबरदस्त बताने के पीछे प्रेमचंद जी की मंशा या उनके विचार भी बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि कुत्ता वास्तव में वफादार प्राणी होता है, ये हम सब जानते हैं। और आशा करती हूं आप सबने भी ये अनुभव किया होगा कि कुत्ता वफादार रहता है। यस और नो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए बेटा, तो आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक कहानी को सुनकर समझ लिया है, और साथ ही साथ जो प्रश्न यहां पर हमने देखे उनको सुना, समझा और उनसे भली भांति आप परिचित हो गए हैं। अब इतना तो मुझे विश्वास है, इतना तो मुझे भरोसा है कि जिन्होंने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है, पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, प्रश्नोत्तर वाला देख लिया और इसको देख लिया है, तो उस बच्चे से कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न यदि इस पाठ से पूछ लिया जाएगा तो वो तुरंत बहुत अच्छे से उत्तर भी देगा और अंक भी प्राप्त करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, मैं 11वीं कक्षा के बच्चों से ही बात कर रही हूं, तो आप सभी को बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।